चलो अब हम स्टार्ट करते हैं मायोसिस। अब मायोसिस होना जरूरी क्यों है? मायोसिस होना इसलिए जरूरी है, कहाँ है मायोसिस, ये रहा, कहाँ है? ये रहा मायोसिस। सो कि आपका जो क्रोमोसोम है, आपको पता है कि आपका एक सेट आया आपके मदर से, एक सेट आया आपके फादर से। तो अगर जो गैमीट्स हैं, जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, अगर वो दोनों ही डिप्लॉयड होते तो फिर जो रिजल्टिंग जाइगोट बन रहा है उसमें तो फिर 4 सेट्स हो जाएंगे ना। वो नहीं चाहते हम चाहते हैं कि 46 अगर ह्यूमंस में है तो हर एक जनरेशन में 46 ही रहे, वे जनरेशन के साथ क्रोमोसोम नंबर चेंज ना हो। इसलिए मायोसिस होता है कि मेल्स में ये 46 से 23 बन के स्पर्म बन जाएगा, फीमेल्स में 46 से 23 हो गए oocyte बन जाएगा, और ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो 23 प्लस 23 दोबारा 46 हो जाएंगे। ठीक है। सो मायोसिस इज अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन that reduces the chromosome number by half by the formation of haploid daughter cells जिनको हम gametes बोल देते हैं। ठीक है। सो इन्होंने लिखा है कि वे कम across meiosis during gametogenesis in plants and animals। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि this leads to formation of haploid gametes। So the key features of meiosis क्या है कि meiosis involves two sequential cycle of nuclear and cell division called the meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication। ये लिखा है हमने। ठीक है। Two cycles of cell division but only a single cycle of DNA replication। Then meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase। ठीक है। फिर है meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between non-sister chromatids of homologous chromosomes। ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, इसको हम आगे देखेंगे, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बता देता हूँ कि होमोलॉगस का क्या मतलब होता है। होमोलॉगस का मतलब होता है कि नियरली सेम साइज क्रोमोसोम का, और जो सेम पोजीशन पे सेम जीन है। कि मानो आई कलर का जो जीन है आपके, अगर वो इस क्रोमोसोम पे इस पोजीशन पे है तो जिसका जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा उसकी भी इसी पोजीशन पे ये सेम जीन होगा। ठीक है। और दोनों क्रोमोसोम रफली इक्वल लेंथ के होंगे, तो वो होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है हमारे पास। ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन होती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो सिस्टर क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आगे देखेंगे। देन 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मायोसिस 2। चलो अब मायोसिस हमने डिवाइड किया, वो मायोसिस 1 मायोसिस 2 में। मायोसिस 1 में फिर वही प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 एनाफेज 1 टेलोफेज 1। मायोसिस 2 में प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 टेलोफेज 2। मेन है प्रोफेज 1 जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू माइटोसिस। ठीक है। तो हम प्रोफेज 1 को बहुत ढंग से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। चलो मायोसिस 1 का प्रोफेज 1। So prophase 1 is longer and more complex than prophase of mitosis। ठीक है। So it is subdivided into 5 phases based on chromosomal behavior। कौन कौन से होते हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो हम स्टार्ट करते हैं लेप्टोटीन से। क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। कि क्रोमोसोम अब दिखने शुरू हो गए, यानी कि कंडेंसेशन चल पड़ी है। ठीक है। सो द कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू लेप्टोटीन। इसके बाद सेकंड स्टेज आती है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है? द क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर, जिसको साइनेप्सिस बोल देते हैं। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखी तो हमें चला पता कि क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड अ बाइवेलेंट और अ टेट्राड। ये देखो, ये एक क्रोमोसोम है, रेड शेप में है। इसका एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है। ऐसे इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है नीचे ब्लू शेप में है, उसका एक क्रोमेटिड ये है, दूसरा क्रोमेटिड ये वाला है। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में चिपक जाते हैं तो वो बनता है टेट्राड। ठीक है। बाइवेलेंट या टेट्राड। और ये रहा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब जो एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। और जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम के आपस में क्रोमेटिड है, जैसे ये दोनों हो गए या ये दोनों हो गए, ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जो क्रॉसिंग ओवर होती है, जो जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है, वो किसके बीच में होता है? वो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। ठीक है। चलो अब ये जो क्या कहते हैं बाइवेलेंट बना है, टेट्राड बना है, ये मोर क्लियरली विजिबल होता है पैकिटीन में। द पैकिटीन इज लॉन्गर देन स्टेज 1 और स्टेज 2। ठीक है। So the four chromatids of each bivalent chromosome becomes distinct and clearly appears as tetrads।
ठीक है ना। यही डिफरेंस आ गया, मैं यही थोड़ा सा माइटोसिस से डिफरेंशिएट कर देता हूँ इसको, कि यहाँ तो क्या हो रहा है, माइटोसिस में भी सेम था, माइटोसिस में भी ये 2 क्रोमोसोम थे और फिर उन्होंने डुप्लीकेट किया था, तो ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम थे। लेकिन माइटोसिस में क्या हुआ था कि ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे इक्वेटोरियल प्लेट पे आता है, सॉरी क्या कहते हैं, जो एम क्या नाम था उसका, स्टेज का नाम कैसे भूल सकता हूँ, मेटाफेज, हाँ। तो मेटाफेज में मिडल में आ गए थे ना दोनों, तो ये वाला जो होमोलोगस क्रोमोसोम था ये यहाँ से उठ के मिडिल में आ गया था, और फिर अल्टीमेटली इन दोनों के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अलग अलग हो गए थे, तो एक यहाँ आ गया था, एक इस सेल में आ गया था। बट मायोसिस में क्या डिफरेंस है, मायोसिस में ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में आके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसको हम बोल देते हैं टेट्राड, ठीक है। तो ये यहाँ आने की जगह ये इसके साथ आके चिपक गया, ठीक है। So the four chromatids of each bivalent chromosome becomes distinct and clearly appears as tetrad, characterized by the appearance of recombinant nodules. Recombinant nodules क्या होती हैं? The sites where crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosome. ये देखो, ये दो homologous chromosome है, ये है जहाँ पे क्या कहते हैं क्रॉस ओवर होगा, यानी कि जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा, और ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा है इसको कायस्मेटा बोलते हैं, ठीक है। जो क्रॉसिंग ओवर है दैट इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, ठीक है। और एंजाइम कौन सा था, रिकॉम्बिनेज, कि जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है एंजाइम कराता है। कल हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी में जितने भी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे फिजिकल कोई रिएक्शन है चाहे केमिकल रिएक्शन है, सब कुछ एंजाइम मीडिएटेड होते हैं, तो ये भी रिकॉम्बिनेज एंजाइम मीडिएटेड है। So recombination between homologous chromosome is completed by the end of pectine, leaving the chromosome linked at the sites of crossing over. लास्ट में जब पैक्टिन खत्म हो रही है तो क्रॉसिंग ओवर की जो साइट है वहां से लिंक्ड है, ठीक है। उसके बाद आती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, the diplotin is recognized by the dissolution of synaptonymal complex and the tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalents to separate from each other except at the site of crossover, कि जहां पे क्रॉसओवर हुआ है यहां से क्या कहते हैं वो अटैच्ड है, बाकी हर जगह से वो अलग हो चुका है, ठीक है। और जो ये एक्स शेप स्ट्रक्चर अकाउंट का इसमें हमने बता दिया। इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। ये है आपके मतलब का क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि oocytes किस स्टेज में रहता है, तो आपको याद बोलना है डिप्लोटीन ऑफ मेयोसिस 1, ठीक है, या डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज 1, किसी में पूछ सकते हैं। ऑप्शन में प्रोफेज 1 भी आ सकता है, ऑप्शन में डिप्लोटीन भी आ सकता है, ऑप्शन में मायोसिस 1 भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, मतलब ये सारे एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा हो गया कि मान लो मायोसिस 1 बोल दिया, मायोसिस 2 बोल दिया, माइटोसिस बोल दिया, नन ऑफ द अबव, तो मायोसिस 1 हो जाएगा आंसर। प्रोफेज 1 बोल दिया, प्रोफेज 2 बोल दिया, मेटाफेज 1 मेटाफेज 2, तो प्रोफेज 1 हो जाएगा। या फिर डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, पैकिटीन या जाइकोटीन, तो आंसर डिप्लोटीन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज करेगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। फाइनल स्टेज क्या है, मायोटिक प्रोफेज 1 की डाइकाइनेसिस। इसमें क्या है कि जो कायस्मेटा बना है इसकी टर्मिनेशन हो जाएगी। So during this phase, the chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. अब इनकी सेपरेशन शुरू होने वाली है, ठीक है। ये अलग हो गए दोनों, और ये देखो ये लिंक जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ था वो इस वाले का इधर आ गया, इस वाले का इधर आ गया। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि एवोल्यूशन इसी के बेस पे चलेगा। एवोल्यूशन को यही चाहिए कि थोड़े चेंजेस आते रहे, ठीक है। एवोल्यूशन अगर कोई भी स्पीशीज सेम रहेगी तो स्पीशीज ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती, इसलिए एवोल्यूशन के लिए जरूरी होता है ये। तभी जो आपके सिबलिंग्स हैं, कि आपके भाई बहन हैं, इवन तो आपके मदर एंड फादर बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी आप दोनों में वास्टली डिफरेंस आ सकते हैं कि कोई लंबा होगा कोई छोटा होगा, किसी की आई किसी कलर की होगी, किसी की आई डिफरेंट कलर की होगी, ड्यू टू दिस प्रोसेस। क्योंकि आपके सिबलिंग के केस में कोई और जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया होगा, आपके चेंज में कहीं और से हो गया, तो वो रैंडम है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो डायकिनेसिस क्या है, मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा, chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. By the end, the nucleolus disappear and the nuclear envelope also breaks down. ठीक है, डायकाइनेसिस से शुरू होता है फिर मेटाफेज, मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 वही, the bivalent chromosome align on the equatorial plate and the microtubules attached to the kinetochore। ठीक है, अभी जब मैं डायग्राम दिखाऊंगा तब आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। फिर एनाफेज 1, एनाफेज में the homologous chromosome separate while sister chromatids remain associated with at their centromeres। ये डिफरेंस है बिल्कुल,
मेटाफेज जो उसका था माइटोसिस का था, और एनाफेज जो था बिल्कुल अलग है। ठीक है, टेलोफेज में क्या है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर, साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल्स। The chromosomes do undergo some dispersion, but they do not reach the extremely extended state of the interphase nuclei. जो interphase nuclei में से बहुत सारे entangled थे ना बिल्कुल straight होके, वो इतना नहीं पहुंचते, थोड़ी सी dispersion start होती है, but लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं दूसरी division start होने लग जाती है. So the stage between the two meiotic division is interkinesis, which is followed by prophase 2. तो ये देख लो, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. माइटोसिस के मेटाफेज में क्या था कि वो एक साथ एक इक्वेटोरियल प्लेन में थे, यहाँ एक में नहीं है, यहाँ ऐसे पैरेलल खड़े हैं। फिर वहां की एनाफेज में क्या था कि जो ऐसे क्रोमोसोम थे, इसका एक पार्ट यहाँ चला गया था, एक पार्ट यहाँ चला गया था, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ दोनों क्रोमेटिड जा रहे हैं। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स दोनों जाएंगे। ठीक है ना, और टीलोफेज में फिर दो सेल बन गए, और द स्टेज बिटवीन टू मायोटिक डिवीजन इज इंटरकाइनेसिस व्हिच इज वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2। अब जो प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टीलोफेज 2 है, वो बहुत सिमिलर है क्या नॉर्मल माइटोसिस के, वे बिल्कुल इजी है समझने। प्रोफेज 2 में क्या होगा, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स बाय द एंड, द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, ये जो थोड़े से डिस्पर्स हो गए थे दोबारा कॉम्पैक्ट बन जाएंगे। मेटाफेज 2 में क्या होगा, दोबारा से ये देखो, ये क्रोमोसोम फिर अलाइन करेंगे, है ना, दो सेल हैं, दोनों क्रोमोसोम अलाइन करके। एनाफेज में क्या होगा कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगे, एक एक पोल पे चले जाएंगे, और लास्ट में क्या हुआ कि 4 हैप्लॉइड सेल बन गए, है ना, एन एन। So metaphase 2 में chromosome align at the equator and microtubules touch the cytosol. Anaphase 2 में simultaneous splitting of the centromere of each chromosome. Telophase 2 में the two groups of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope. Cytokinesis follows, resulting in the formation of a tetrad of cell, 4 haploid, sorry, एक second, 4 haploid daughter cells. चलो, ये बात हो गई मायोसिस 2 की। अब बात करते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस की। सो जो मैंने पहले बताया, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, की जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हमें क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व करना है, तो उसको कंजर्व के लिए, कंजर्वेशन के लिए मायोसिस बहुत जरूरी है। एंड इट आल्सो इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, एंड वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन। ठीक है, सो ये हो गया मायोसिस। अब इसमें जिसके जो डाउट्स हैं वो पूछो, फिर हम बात करेंगे। कल के डाउट्स थे, कल के कुछ डाउट्स बाद में लोगों ने बोला था कराने को। मेटाफेज 1 एंड मेटाफेज 2 डिफरेंट कैसे है। मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है कि जो दो सिस्टर क्रोमेटिड है वो आपस में अटैच है, दिखा देता हूँ मैं आपको एक मिनट को। ये देखो, मेटाफेज 1 में ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं ये अभी भी साथ में अटैच है, और ये दोनों के दोनों जा रहे हैं, ऐसे सेपरेट नहीं हुए। बट मेटाफेज 2 में ये दोनों सेपरेट हो गए कि एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। ठीक है, सो ये डिफरेंस है मेटाफेज 1 एंड मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 जो है वो सिंपल माइटोसिस का मेटाफेज को रिजेंबल करता है। प्रोफेज 1 में टोटल बाइवेलेंट्स 23 होंगे। प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 है सबसे पहले वाला जब बाइवेलेंट बन रहे हैं। 23 होंगे ना सर। अगर न्यूरॉन्स जी नोट फेज में होते हैं तो वो वापस डिवाइड क्यों नहीं करते इंजर होने के बाद भी? यार जी नोट फेज से दोनों सकते हैं, जी नोट फेज टर्मिनल फेज भी होता है कि जो सेल जी नोट टर्मिनल फेज में चला गया वो दोबारा नहीं आएगा। बट जी नोट मोस्टली क्विसेंट स्टेज होता है जहाँ पे डिवीजन हो सकती है। ठीक है, तो जी नोट दोनों तरीके का है कि वहां से सेल टर्मिनल भी जा सकता है कि कभी डिवाइड करेगा ही नहीं, या फिर वहां से ऐसा भी हो जाता है कि क्या कहते हैं वो भी करेगा, क्या बोलते हैं, डिवाइड कर सकता है, जैसे कि लीवर हो गया हमारा। लेकिन हम आगे जो साइंस बढ़ रही है, मेडिकल साइंस काफी तरक्कियां कर रही है, तो मेडिकल साइंस में ये आ रहा है नेक्स्ट कि हम जी नोट जो टर्मिनल डिफरेंशिएशन है कि न्यूरॉन्स हैं कार्डियोसाइट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करें, उनको कुछ ऐसे हम क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट दें कि जिससे वो डिवाइड करना शुरू हो जाए। तो हो सकता है कि आप अपने लाइफ टाइम में अभी 10 15 20 ईयर्स डाउन द पाइपलाइन आप देख पाओ कि हम नया नया हार्ट ही बना रहे हैं बिल्कुल, कि किसी का अगर मान लो हार्ट फेलियर है या एमआई है तो हम उसका एक सेल लेंगे, उसको डिवाइड करवाएंगे, पूरा हार्ट बनाएंगे और फिर वो हम इम्प्लांट कर देंगे। और क्योंकि वो उसके खुद के डीएनए से बना होगा तो हमें कुछ इम्यूनो मॉड्यूलेशन या इम्यूनो
मतलब क्या कहते हैं इम्यूनो रिडक्शन की, उसका इम्यून रिएक्शन थोड़ा कम कर दें, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी लाइफ टाइम ही हो जाएगा होपफुली। मायोसिस इज इंपॉर्टेंट ओनली इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। हाँ, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में तो यही हो रहा है ना कि एक गैमेट मेल से आ रहा है, गैमेट फीमेल से आ रहा है, फिर दोनों मिलकर जाइगोट बना रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पे डबल हो रहा है, तो इसलिए पहले हाफ करना जरूरी है कि जो टोटल है वो डबल ना हो जाए, कि एन टू एन ही रहे। ठीक है, तो टू एन से पहले एन एन हो जाएगा, फिर दो एन मिलकर दोबारा टू एन बना देंगे। चलो, अब कल वाले पूछ रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, कल वाले डाउट पूछने से पहले सर तो आए नहीं है, तो एन्यूप्लॉइडी बता दो। एन्यूप्लॉइडी और ये सब ना यार, जब मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं बड़े अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो आगे जंप मत करो, जो अभी चल रहा है उसको करते हैं। क्रोमोसोम्स के आगे बहुत सारा कुछ आएगा। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी वहां आ जाएगा, मैं बता दूंगा। तो चलो, अब हम कल वाले डाउट्स थोड़े कर लेते हैं। तो जिसको अगर हो गया क्लियर तो वो जा सकता है। बाकी मैं कल वाले डाउट्स कर लेता हूँ, तब तक आप इधर वाले डाउट्स भी लिख के रख दो, मैं बाद में बता दूंगा आपको। अभी कल वाले डाउट से पहले शुरू कर लेते हैं, लोग काफी देर से पूछने लगे हैं। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पूछा किसी ने, और एक किसी ने मुझसे पहले पूछा था। यार जिसने पूछा था वो दोबारा डाल सकते हैं, मेरा गुम हो गया। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, कोफैक्टर्स। ठीक है, मैं बताता हूँ। बाकी इस चैप्टर के भी डाउट जो है आप लिखते रहो, मैं बाद में देख के बता दूंगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो एंजाइम है, टेम्परेचर और पीएच के अलावा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे भी एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड करती है। तो मैंने इसका एग्जांपल क्या देके बताया था, शुरू से ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि आप मान लो कि आपके पास एंजाइम के लिमिटेड मॉलिक्यूल्स हैं, आपके पास सिर्फ 1000 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सो अब हम शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि सबस्ट्रेट हमने डालना शुरू ही किया है। यहाँ पे सबस्ट्रेट कितना है, 0 है। अब मैंने सबस्ट्रेट 100 मॉलिक्यूल्स डाल दिए, तो जो 100 एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे इससे बाइंड कर जाएंगे। हम पहले बता देते हैं कि एक सबस्ट्रेट से एक एंजाइम बाइंड करके जो एक प्रोडक्ट बना रहा है, इस सारे टाइम को एक्स टाइम लग रहा है, इस सारे प्रोसेस को एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है। तो अगर 100 सबस्ट्रेट से 100 एंजाइम आके जुड़ेंगे, उसको भी एक्स अमाउंट ऑफ टाइम ही लगेगा, क्योंकि इंडिविजुअली एक सबस्ट्रेट से एक एंजाइम मॉलिक्यूल आगे जुड़ रहा है ना। तो एक साथ ऐसे 100 कॉम्प्लेक्स बन के फटाफट कर देंगे। ठीक है, फिर मैंने 200 डाले, तो जो बचे हुए 900 में से 200 और आके अटैच कर गए इससे, ये भी एक्स में हो जाएगा। ऐसे 500 हुए, जब 500 हुए तो 500 भी, ये भी एक्स में हो गया। 1000 हुए, तो अब क्या हुआ कि 1000 एंजाइम थे, 1000 एंजाइम मॉलिक्यूल्स थे, 1000 ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है। तो जितने एंजाइम मॉलिक्यूल थे सारे सेचुरेट हो गए सबस्ट्रेट से, तो इसको लगेगा एक्स अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ टाइम है वो एक्स ही है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बढ़ता जा रहा है ना। इनिशियली जब 100 डाले थे, 100 वो बना था, तो 100 प्रोडक्ट बना था एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में। फिर 200 प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल बने थे एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में, ऐसे 500 बने थे एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में, फिर 1000 बने थे एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में। सो जो डी पी बाई डी टी है, दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। वो कब तक बढ़ेगा, जब तक कि मैक्सिमम रेट ना पहुंच जाए। मैक्सिमम रेट कब होगा कि एक्स अमाउंट में 1000 एंजाइम मॉलिक्यूल ने 1000 सबस्ट्रेट को 1000 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो वो है ये रेट। अब अगर मैंने 1500 सबस्ट्रेट डाल दिए, तो 1500 सबस्ट्रेट के लिए अभी भी 1000 एंजाइम मॉलिक्यूल ही है ना। सो वो 1000 एंजाइम मॉलिक्यूल इन 1500 सबस्ट्रेट में से 1000 के साथ बाइंड कर जाएंगे और 1000 प्रोडक्ट बना देंगे। लेकिन जो 500 बचे हुए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं, उनको वेट करना पड़ेगा कि जब ये जो 1000 एंजाइम मॉलिक्यूल जो अभी यहाँ पे बिजी हैं वो फ्री होंगे, तो उनमें से कुछ 500 आके यहाँ पे अटैच होंगे। सो जो रेट ऑफ वो है रिएक्शन है वो चेंज नहीं किया। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हमारा जो रेट है, एक वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम है एक पॉइंट पे, वो कब तक है, जब तक कि सेचुरेशन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल नहीं हो जाती। ये सारे एंजाइम मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं यहाँ पे। अगर इसके ऊपर मैंने एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है, तो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एंजाइम ही फ्री नहीं है मेरे पास वेलोसिटी बढ़ाने के लिए। समझ रहे हो? चलो, दूसरा था कोफैक्टर, किसी ने पूछा था। कोफैक्टर क्या थे? कोफैक्टर कुछ नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एंजाइम के, जो बहुत जरूरी होते हैं एंजाइम फंक्शन के लिए। हमने ये देखा है कि अगर हम एंजाइम, जिस एंजाइम में भी कोफैक्टर होता है, अगर हम उस कोफैक्टर को रिमूव कर देंगे तो फिर वो एंजाइम काम ही नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे एंजाइम जिनको कोफैक्टर चाहिए होता है, उनका जो प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम है उसको हम एपो एंजाइम बोलते हैं, प्लस दो कोफैक्टर, वो दोनों मिलकर बनाते हैं एक्टिव एंजाइम। कोफैक्टर तीन तरीके के हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, को एंजाइम हो सकता है, या मेटल आयन हो सकता है।
इन दोनों में से प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम बोथ आर ऑर्गेनिक एंड मेटल आयन, मेटल नाम में ही है तो इनऑर्गेनिक होगा। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में मेन डिफरेंस क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप हमेशा टाइटली बाउंड होगा विद द एंजाइम, चाहे रिएक्शन हो रही है रिएक्शन नहीं हो रही, वो हमेशा साथ में बाउंड करके रहेगा। ठीक है, बाइंड रहेगा। लेकिन कोएंजाइम क्या है कि जब रिएक्शन होगी वो सिर्फ तब बाइंड करेगा, जैसे रिएक्शन खत्म हो जाएगी वो फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, सो देयर एसोसिएशन इज ओनली ट्रांजिएंट, जब भी रिएक्शन कर रहा है तब भी वो बाइंड करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है। और मेटल आयंस थे इनऑर्गेनिक हैं, और वो क्या करते हैं, वो साइड चेन्स बनाते हैं विद द रिएक्टेंट एंड विद द एक्टिव साइट एट द सेम टाइम। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये मेटल आयन है, तो इसने यहाँ भी बॉन्ड बनाएगा, यहाँ भी बॉन्ड बनाएगा, फिर ये रिएक्शन करवाएगा, मतलब दिस एंजाइम एंड दिस मेटल आयन मिलकर रिएक्शन करेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम। चलो, होपफुली समझ में आ गया होगा। हाँ जी, कोई पूछ रहा है कोल्चिसिन होता है, कोल्चिसिन अफेक्ट्स व्हिच फेज इन सेल डिवीजन। कोल्चिसिन होती है एक प्लांट से एक्सट्रैक्टेड एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, जो हम यूज करते हैं कैंसर्स में या ऐसे किसी डिजीज में जहां हमें सेल डिवीजन रोकनी हो। कोल्चिसिन करता है क्या, स्पिंडल फाइबर को कट कर देता है, जो स्पिंडल फाइबर जो उसको अलग कर रहे हैं ना, उनको कट कर देगा, तो मेटाफेज में अरेस्ट कर देगा सेल को। क्योंकि हमने क्या देखा था कि मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन पे अटैच हो गए और वहां पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए हैं। उससे नेक्स्ट स्टेज में क्या होना था, एनाफेज में वो दोनों खींच के इधर वाला इधर चला जाएगा, इधर वाला इधर चला जाएगा। लेकिन कोल्चिसिन ने क्या किया कि उन स्पिंडल फाइबर को कट कर दिया, तो जो सेल है वो मेटाफेज में परमानेंटली फंस जाएगा। ठीक है, प्लीज सर एक्सप्लेन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कुछ नहीं है यार, कैरियोकाइनेसिस है न्यूक्लियर की डिवीजन, साइटोकाइनेसिस है सेल की डिवीजन, साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो जब दो न्यूक्लियस बन गए, एक स्पोल पे एक स्पोल पे, तो साइटोप्लाज्म में डिवाइड होना है ना। तो प्लांट्स एनिमल सेल्स में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म से बाहर से अंदर डिवाइड होना शुरू होता है, ऐसे फर्रो बनता है, और जब भी आपस में रीच कर जाते हैं दो सेल बन जाते हैं अलग अलग, फिर इन दोनों की अलग ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। प्लांट्स में उल्टा होता है, प्लांट्स में सेंटर से बनती है वॉल, जब ये यहाँ पहुंच जाती है टर्मिनल, तो फिर दो सेल अलग हो जाते हैं। ठीक है, हाउ टू इंक्रीज हाइट फास्ट, ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन? हाइट ऐसे इंक्रीज नहीं करती, जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है। अगर आपके मम्मी पापा लंबे हैं तो ज्यादा चांस आपके लंबे होने के, बट स्टिल अगर अगर पापा मम्मी लंबे हैं फिर भी आप छोटे हो, तो एक कारण हो सकता है प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के बाद बढ़ सकती है हाइट। ठीक है, बट वो एज पे भी डिपेंड करती है। इफ यू आर अ गर्ल तो 17-18 के अराउंड आपकी हाइट फिक्स हो चुकी है, अब नहीं बढ़ेगी। और अगर बॉयज हैं तो अराउंड 20-21 तक बढ़ सकती है। ठीक है, इंटर्नशिप में कितनी सैलरी मिलती है? इंटर्नशिप में सैलरी नहीं मिलती, इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलता है। वो डिपेंड करता है कौन से इंस्टीट्यूट में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में या पेरिफेरल में, स्टेट में हो। सेंट्रल में 23.5 थाउजेंड पर मंथ है, और स्टेट में है किसी में 20 है, किसी में 15 है, किसी में 10 है। पोस्टिंग कब चेंज होगी? पोस्टिंग चेंज हो चुकी है, कल से मुझे जाना है, तो ज़्यादा काम होगा थोड़ा, तो हो सकता है कि किसी दिन क्लास ना हो, किसी दिन सिर्फ 1 घंटे की हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पहले ही थोड़ा बता दिया करूँगा जिस दिन मैं क्लास ले पाऊंगा। तो इसके बाद हम इस सब्जेक्ट को कम करेंगे, मतलब 11th का मोस्टली हम कर चुके हैं। अब हम 12th की जूलॉजी स्टार्ट करेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट समझने वाले चैप्टर है। उसके बाद अगर टाइम बचेगा, उसके बाद फिर मैं 11th की बॉटनी है, जो बचे हुए एनिमल किंगडम है, ये सब है जो फालतू के चैप्टर्स हैं, ज़्यादा जरूरी नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं तब करा दूंगा। बट अभी हम 12th के जो समझने वाले चैप्टर्स हैं, जेनेटिक्स हो गया, एवोल्यूशन हो गया, इनको सबसे पहले करेंगे, फिर इकोलॉजी करेंगे। ठीक है, जितेंद्र सर आएंगे? सर आए ही नहीं, कहा तो था सर ने, कोई बात नहीं, जिस दिन आ जाएंगे उस दिन समझा देंगे। वो उन्हें बस यही बात करनी थी कि आप लोग इतने टेंशन में ना रहो, डिप्रेस ना हो। ठीक है, हाँ, कौन क्या पूछ रहा है अभी? कितने टाइम जाना होता है? यार डिपेंड करता है कौन सा डिपार्टमेंट है। अभी मेरी मई मार्च अप्रैल सॉरी अप्रैल मई जून में रूरल पोस्टिंग थी। रूरल पोस्टिंग में तो 48 आवर ड्यूटी होती है, कि 48 आवर आप ऑन कॉल है, जब भी पेशेंट आएगा आप जाओगे, आपके भरोसे ही पूरा हॉस्पिटल चलेगा। लेकिन अभी मेरी लास्ट मंथ पीडियाट्रिक्स थी जुलाई में, तो पीडियाट्रिक्स में वही कुछ 4-5 घंटे जाके भी 3-4 घंटे कहाँ के चल जाता था काम। अभी गायनी है, ऑप्स गायनी में देखते हैं, मतलब होपफुली वीक में 2-3 दिन जाना पड़ा पड़ा करेगा 12-12 आवर्स के लिए, बाकी टाइम 7 to 8 आवर्स।